ये क्या है कि नवरात्रे 4 हैं, ठीक है? मतलब हर 3 महीने में आएँगे। तो हाँ वर्ष जी, सीजनल। हाँ, तो वर्ष के क्वार्टर में, यानी कि 1/4 वाले हिस्से में नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप यहाँ पे देखो, मान लो ये पूरा सर्कल जो है, ये 1 वर्ष है, ठीक है? हमारे सनातन धर्म में चैत्र चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से, यानी कि प्रतिपदा से सृष्टि की शुरुआत हुई है। हम्म। ठीक है, जो अब ये मार्च मार्च में जो नवरात्रे आएंगे, मार्च के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में जो नवरात्रे आते हैं, जो चैत्र के महीने जो नवरात्रे आते हैं, यहाँ से जो है सृष्टि की शुरुआत है। और यही हमारा नया साल है, यही हमारी न्यू ईयर है, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ कि वही अप्रैल के आसपास होती है, तो आप देखोगे कि बैंक का भी सिस्टम कुछ बंद रहने का, खुलने का कुछ यहीं पे कुछ छुट्टियां वगैरह पड़ती हैं बैंक की। याद है नहीं छुट्टियां याद? नहीं सर, मार्च को वाइंड अप होता है सारा साल का एनुअल वाइंड अप होता है। नहीं, बैंक बंद भी रहते हैं एक हफ्ते, कुछ ऐसा मैं याद नहीं आ रहा, देखो मैं बताऊंगा अब जब आएगा, तो जब जब देखना है चीज को, ठीक है? तो वो 1 अप्रैल के आसपास का होता है, ठीक है? 31 मार्च होता है सर, वाइंड अप डे होता है इनका सारा साल का। हाँ, मतलब 1 अप्रैल के आसपास का बता रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक जी। है, 31 मार्च हो गया तो 1 अप्रैल से ठीक पहले वाला दिन है, ठीक। हाँ जी। दूसरी बात आप ये देखो कि जो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती है, वो वही अप्रैल अप्रैल के लास्ट हाँ के जी, वो आसपास भी करते 31 मार्च को रिजल्ट आउट होते देते हैं हम। हैं। और 1 अप्रैल से सीजन स्टार्ट होता है सेशन। तो ये चक्कर है क्या, ये बता दो आप। सर पहले के लोग देसी महीने बोलते थे, देसी महीनों को अंडरस्टैंड करते थे, तो मे बी इसी की वजह से ये सिस्टम चलता था। अब तो चलो अंग्रेजी महीने चलते हैं तो वैसे चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। होता ये था कि हमारा जो पूरे पढ़ाई लिखाई का जो सब सिस्टम था, जो किसी का लेना देना होता था, तो वो नए साल से पहले पहले अपना जो है क्लियर कर लो भाई, ठीक है? हाँ मतलब जी, हाँ अप्रैल जी। मार्च मार्च में क्लियर कर लो, तो अप्रैल से नई शुरुआत होती थी। हमारा जो नया वर्ष था, वो बड़े धूमधाम से होता था, और ऐसे वैसे नहीं, हल्के फुल्के में नहीं, प्रकृति भी उस चीज का साथ दे रही है। हाँ, नए 14 अप्रैल को सर वो आ जाती है, बैसाखी आ जाती है, नए नई फल फसल आ जाती है। नए फल, नई फसल, नई फूल, नई हरियाली, और हाँ जी, शरीर में भी नया खून बनता है उस टाइम पे, ठीक है? बनता तो है। प्रकृति प्रकृति भी हमारा साथ देती है। हाँ जी। अब हुआ क्या कि भाई हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आ गया। हम्म। अंग्रेजों का शासन आ गया, हम जो नववर्ष मना रहे हैं वो मना रहे हैं, ये जब चैत्र का जो नवरात्रि शुरू होते हैं तब मना रहे हैं, ठीक है? अब आप देखो, आप मार्केट की रौनक देखो, नवरात्रों की स्टार्टिंग में, नवरात्रों से पहले 1 हफ्ते में मार्केट की रौनक देखो, ठीक है? अपना बिजनेस देखो, अपना पूरा व्यापार देखो, सब मतलब करोड़ों अरबों खरबों का टर्नओवर हो जाता है एक ही दिन, नवरात्रों में, हम्म। है जी? तो अंग्रेज लोग क्या है, हम पे हंसते थे कि ये कौन सी नई साल है। तो वो हमें पागल बोलते थे कि ये अप्रैल के फूल हैं, मतलब अप्रैल के पागल हैं, ये अप्रैल में नया वर्ष मना रहे हैं। और हम इतने गधे बन गए उनके चक्कर में, हम एक दूसरे को अप्रैल फूल बना रहे हैं कि भाई मैं भी गधा हूं तो तुम भी गधे हो, ठीक है? वो क्या है, वो बनाते थे 1 जनवरी को, वो जो कैलकुलेट करते थे, वो कैलकुलेट करते थे सौर मास को, जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको समझा दूंगा, आप तो नए हैं। लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा डीपली करते हैं, हम चंद्रमास को, ये प्रतिपदा वगैरह फलाना ढिमकाना, ये अमावस्या हाँ जी, हाँ पूर्णिमा, जी। तो हम जो चंद्रमास को जो फॉलो करते हैं, तो हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, क्योंकि अभी हमारे संविधान ने हमें जो है छोटे अक्षरों में दे रखा है कि भाई कैलेंडर ऐसा होना चाहिए, बड़े में चाहे तुम अंग्रेजी में लिख दो, लेकिन छोटे में जरूर तिथि लिखो वहां पे, ठीक है? क्योंकि भैया कुछ ऐसे हैं कि जो अभी भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो हुआ क्या कि अंग्रेज कहने लगे कि भाई नव वर्ष कैसे हो गया, वो तो जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, 1 जनवरी होता है। अब अंग्रेज लोग क्या है कि हमारा ही एक कैलेंडर होता है जिसे हम सौर मास कहते हैं, ठीक है? हम्म। मतलब वो जो कैलेंडर है वो सन पे बेस होता है, सन पे बेस है, तो उसमें हर चीजें फिक्स होती हैं कि भाई ये दिन इस दिन फिक्स है। ये जो है, जो आयन्स होते हैं सूर्य के, ये दक्षिणायन हो गया, ये उत्तरायण हो गया, तो उसमें फिक्स है बिल्कुल।
सूर्य जो है उसी डेट को बिल्कुल फिक्स उसी पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन चंद्रमा जो है चंचल है, वो जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, वो अपनी गति के कारण और कुछ एक धुरी पे झुकी हुई है पृथ्वी और कुछ चंद्रमा झुका हुआ है, और इनके कारण जो है उसका कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन क्या है, एक्यूरेट जो है, एक्यूरेट जो है वो चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक है, जैसा मन होता है वैसे ही व्यक्ति होता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप देखोगे ज्वार भाटे वगैरह पानी, अपने जो मूड स्विंग्स हैं वो सब चंद्रमा पे बेस हैं, क्योंकि भैया आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो भैया मर जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, वो कहीं और है। तो सूर्य का जो कंपैरिजन करा गया है वो आत्मा से करा गया है, चंद्रमा का करा गया है मन से, कि भैया हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो हम चंद्रमा को इम्पोर्टेंस देंगे। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा को इम्पोर्टेंस देती है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सन को जो है इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, तो हमारा जो पंचांग था, हमारा जो कैलेंडर था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा अंग्रेजों को, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा कि भैया इसे हटाओ सप्ताह झाम को, भैया इसे फॉलो करो। इसे फॉलो करने के चक्कर में उन्होंने हमारा मान मर्दन किया, हमें नीचा दिखाया, हमें हमें गधा बताया गया, हमें पागल बताया गया कि भाई देखो ये अप्रैल में जो है नया वर्ष जो है चला रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मानो उन्हें कैलेंडर बेचना है तो कैलेंडर पे भगवान श्री कृष्ण की फोटो बना के भाई देखो, तो भाई हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, अंग्रेजों के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस बनी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की मूर्ति बना के या फोटो बना के उसके नीचे कैलेंडर दिए, हम लोग खरीदने शुरू कर दिए। तो जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो, और दूसरी बात क्या है कि भाई जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी उसने जो है ये अप्लाई कर दिया, जो अंग्रेजी कैलेंडर था वो अप्लाई कर दिया, अब मजबूरी बन गई। मेरे मम्मी पापा आज भी जो है यही मतलब थोड़ा पुराना कैलेंडर भी और नया कैलेंडर भी देखते हैं, लेकिन जो मेरे पापा जी थे उन्हें यही नहीं पता अप्रैल क्या है, मार्च क्या है, ये क्या है। वो तो यही बोलते थे भाई जेठ अषाढ़ साढ़ सावन, यही जानते थे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हाँ, तो चैत्र से जो है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की उससे जो है हमारा वो स्टार्ट होता है, मतलब जो षष्ठी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उसे जो है हम बड़े धूम से मनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एक डोमेन से हमारे वाले डोमेन में जो शक्ति आती है वो चैत्र मास की स्टार्टिंग में आती है, मतलब पृथ्वी पे जो शक्ति का जो वास होता है वो चैत्र मास के उसमें होता है। ठीक है, मतलब नवरात्रों में होता है। अब एक और मजे की बात सुनो, अपने एक चीज और बता देता हूँ, ये भी आपने पता नहीं कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। देखो, मैंने आपको बताया कि नवरात्रे 4 होते हैं। एक आते हैं शारदीय नवरात्रे, शारदीय मतलब जो श्राद्ध के बाद आते हैं। ठीक है, और एक आते हैं चैत्र मास के, इन दोनों में 6 महीने का अंतर है। ठीक है, और ये जो अभी जनवरी में गए हैं, और ये जो है नहीं, जनवरी वाले ये लगा, जनवरी वाले ये, और ये अप्रैल वाले, अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये जुलाई के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर के आसपास आपको मिलेंगे। तो आपने देखा कि भाई हमारे पास में 4 नवरात्रे हैं। ठीक है, इसमें से जो चैत्र वाले हैं और शारदीय वाले हैं गुप्त हैं, मतलब ये उजागर हैं, ये खुले हैं, इन्हें खुले नवरात्रे बोलते हैं, इन्हें मुक्त नवरात्रे बोलते हैं कि भाई जो गृहस्थी है वो भी पूजा करो, जो सन्यासी है साधु संत है वो भी पूजा करो। ऐसा हुआ क्यों ये बता दो, ये दो जो है ये गुप्त क्यों रह गए, और ये दो उजागर क्यों हुए, कोई तो रीजन होगा ना। ठीक है, अब मैं इसके पीछे का आपको सीक्रेट बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये हुआ क्यों, और श्री राम जी भगवान कैसे बने ये भी मैं बताता हूँ आपको। हालांकि मैं माँ भगवती मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने के लिए। तो हुआ क्या था कि ये पहले जो है ये लोई आ रही किसी बच्चे की, देखो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। देखो, बच्चे की नोइस ना है, किसी बच्चे की नोइस आ रही है पीछे से। देखो, 1 2 3 4, 4 नवरात्रे थे, चारों गुप्त थे। ठीक है, रामायण काल तक चारों नवरात्रे गुप्त थे।
गुप्त का मतलब क्या हुआ कि भाई ये गृहस्थी तक तो आए हुए ही नहीं थे। जो हम जो अभी पूजा पाठ नवरात्रों में कर लेते हैं, जैसी भी उल्टी सुलटी हो, ये हमारे लायक तो थी नहीं, हम तो इसे कर ही नहीं सकते थे ना। ये हम्म गुप्त थे बिल्कुल। अब जब ये गुप्त थे तो इनका लाभ कौन उठाते थे? ऋषि मुनि वगैरह, साधक, अघोरी, तंत्र विद्या करने वाले, ठीक है, वो करते थे। हाँ ठीक है, वो ये चीज उन तक सीमित थी कि ये गुप्त थी। वो जाने, उनके गुरु जाने, उनका मठ जाने, उनका मंदिर जाने, वो सब उन्हीं के पास थी, वो सब चीजें गुप्त थी। अच्छा, तो ये बाहर कैसे आई? अब मैं बताता हूँ बाहर कैसे आई। जब ये माता सीता का हरण हुआ था, रावण उधर जो है माता सीता को लंका में ले जाके जो है रख लिए थे। तो हुआ क्या कि रामेश्वरम जो स्थान है, कन्याकुमारी की तरफ जो रामेश्वर स्थान है, वहां पे जो है श्री राम जी ने भगवान शिव की तपस्या करी। उनका जो है जो भी एक अनुष्ठान करा। ठीक है, जब उनका अनुष्ठान करा तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए। ठीक है, हम्म प्रकट हुए तो उन्होंने बोला, उनकी इच्छा पूछी कि बताओ राम, क्या तुम्हारी इच्छा है? कि ऐसे ऐसे जो है मेरी पत्नी को जो रावण उठा के लेकर चला गया है, तो मैं जो है विजय का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो हम्म उन्होंने बोला कि भाई देखो, रावण की ऐसी ऐसी स्थिति है, वो चाहे तो जो है अब पृथ्वी को भी दो टुकड़े कर दे। ठीक है, वो चाहे तो यहाँ का हम्म जीवन नष्ट कर दे, ऐसे कर दे, तो कि कोई ना कोई मार्ग तो दे के जाओ। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक सिद्धि दे के जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है उसे कर लो, और जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है वो आपके साथ रहेगी। कि मुझे बताओ। तो उन्होंने क्या है कि माँ काली का सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है राम जी को दिया कि तुम करो, तुम नग्न अवस्था में बैठना, मात्र भाव से भगवती की पूजा करना, और पूर्णिमा के दिन जो है, पूर्णिमा की रात को जो है करना। मैंने कहा ठीक है। बाकायदा मेरे पास में संस्कृत में श्लोक है, अगर कोई ये चाहेगा कि भाई प्रूफ दे दो तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो वहीं पे जो है उन्होंने जो है रात्रि में जो है उनका पूजन किया था। क्योंकि भाई आप नवरात्रि, शिवरात्रि, तो इनका रात्रि में ही पूजन होता है। ये शक्ति है, ये रात्रि में ही दर्शन देगी, दिन में कभी नहीं दे सकती आपको। ठीक है, एकांत में देंगे, दिन में तो देंगे ही नहीं, रात्रि को देंगे, वो भी एकांत में। दूसरी बात, जब भगवान श्री राम ने ये जो है अनुष्ठान शुरू करा माँ भगवती का, तो माँ भगवती जो है प्रकट हुई। बीच में बहुत सारे तामझाम हुए, और एक आपने एक विवाद और सुना होगा कि राम ने जो है बलि दी है बकरे की, सुना होगा कभी। तो वो जो विवाद है सर वो ये आता है हाँ तो वो जो विवाद है वो इसी चीज का, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए देखो ये बताया गया है कि ये मैंडेटरी है, जरूरी है आपको जो है, अगर आप देवी उपासना कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको जो है बकरी बलि देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है श्री राम जी ने उन्हें बकरे की बलि दी। ठीक है, और तो माँ भगवती प्रकट हो गई। ठीक है, माँ भगवती प्रकट हो गई तो उन्होंने बोले बताओ क्या इच्छा है? कि माँ ऐसे ऐसे बात है, मेरी पत्नी को लेके आ। कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जब तू आह्वान करेगा, जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है। तो जब आप देखोगे, मेघनाथ ने मिलके, रावण ने मिलकर, उनकी सेना ने मिलकर सब मूर्छित कर दिए थे, तो माता सीता ही काली बन गई थी, हाथ में खप्पर और खड़क। आप कभी सीरियल देख लेना उठा के। तो माँ काली जी प्रकट हो गई थी इनकी रक्षा के लिए, लेकिन मरने तो नहीं दिया ना, तो वो सिद्धि हुई। दूसरी बात क्या है, उन्होंने वहां पे एक वचन और लिया माँ काली ने, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, तो तू एक काम कर, तू जो मेरे जो नवरात्रे हैं उन्हें तू उजागर कर दे, आम पब्लिक तक पहुंचा दे। कि ऐसा क्यों? कि वो तेरे कर्म है, वो तेरे माध्यम से ही जो है वो आम पब्लिक को उसका लाभ पहुंचेगा। तो उन्होंने बोला कि कैसे कर दूं? कि जो ये पूजा पद्धति है इसको आम पब्लिक तक पहुंचा दे, इन्हें उजागर कर दे। ठीक है, कि कौन कौन से करूं, कैसे करूं? कि दो कर दे। ठीक है, एक तो चैत्र वाले, एक शारदीय वाले। तो इन्होंने जो है फिर जो है ये दो नवरात्रे जो है ये उजागर करे, आम पब्लिक के लिए अलाउ करे। तो तब जाके जो है भगवान श्री राम भगवान की उपाधि मिली। ठीक है, उसके बाद ये पूजनीय हुए। उसके बाद इनके साथ में जो है माँ भगवती चली, उन्होंने जो है इनकी हेल्प करी वहां पर। कभी जब आप रामायण देखोगे तो वहां पे आप देखना, जब मेघनाथ वगैरह ने मिलके
जो है इन पे पता नहीं कौन कौन से अस्त्र चलाए थे, तो ये हनुमान जी कहीं गए हुए थे, तो ये सारे मूर्छित हो गए थे। एक बार तो लक्ष्मण जी भी हुए थे, लेकिन ये सारे इनकी सेना वैना सब लेट गई थी, सब मूर्छित हो गए थे, प्राण निकलने वाले थे। तो जब जो है माता सीता ही जो है माँ काली बन के जो है प्रकट हो गई और उनका जो है कुछ को संहार भी करा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है दो तो गुप्त हैं अभी भी, और जो है दो जो है वो हैं उजागर हैं। उजागर। अब आगे क्या होगा, आप ये देखो कि शक्ति के दो नवरात्रे जो हैं उजागर हो गए हैं। ठीक है, दो नवरात्रे उजागर हो गए हैं और दो गुप्त हैं। जब कलयुग में जो है आप ये देखोगे धर्म का नाश होना शुरू हो जाएगा, ये डिप्रेशन में जाएगा, ये इसका जो धर्म का जो है धर्म कम हो जाएगा, तो जो जो दो गुप्त बचे हुए हैं ये भी जो है उजागर हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में जो उजागर नवरात्रे हैं उसमें नव दुर्गा का जो है आह्वान किया जाता है, उनकी जो है पूजा की जाती है। जो गुप्त है उसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। बेसिकली जो गुप्त हैं जिनमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, इसमें क्या है, इसमें इसमें तांत्रिक लोग जो है इसमें ज्यादा अनुष्ठान करते हैं, ये उनके लिए अच्छे है। तंत्र सिद्धि किसी को प्राप्त करनी हो, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें। ठीक है, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है। अब देखो आप, हम टॉपिक क्या लेके चले थे सर और अब हम टॉपिक तो कहाँ शुरू हुआ था गाय से। हम्म। अब हम कहाँ हैं। हम्म। तो इसीलिए मैं जो है कोई एक टॉपिक को बांध के नहीं रख सकता कि भाई इतना ही पढ़ाना है। अब मुझे आप ये बता दो, ये टॉपिक आपको कभी, ये बात कभी किसी ने आपको क्लियर करी थी, कभी ये ज्ञान आपको कहीं से मिला था? मुझे तो सर कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो कि ये नवरात्रे उजागर क्यों हुए, ये दो अभी बंद क्यों हैं, ये कब उजागर होंगे? मेरे तो उतनी औकात नहीं है मैं बता दूं कि कब उजागर होंगे। तो भाई मुझे भी कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, मैं भी अपना जो है खोजबीन में लगा रहता हूँ। अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि रावण इतना जो है शक्तिशाली क्यों है। रावण ने भी जो है रावण संहिता लिखी है, उसमें भी जो है ग्रहों का जो है कुछ कॉम्बिनेशन, मतलब वो भी एक ज्योतिषी था। ठीक है, अब आप देखो उसमें आप देखोगे वहां से भी आप ज्योतिष सीख सकते हैं। मतलब अगर रावण संहिता आप पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह बताए गए, फलाने आदमी के इस हाउस में जो है या इस नक्षत्र में जो है ये ग्रह हो तो वो वैसा होगा, वैसा ऐसा होगा। एक चीज और बता देता हूँ, हुआ क्या था कि जब उसका पुत्र होने वाला था, जो मेघनाथ होने वाला था, तो उसने क्या किया, उससे पहले पहले जो है सारे ग्रह बंदी बना लिए थे। ठीक है, बंदी बना लिए थे। तो उसने क्या वो करने वाला था कि भाई जो 11वां भाव है कुंडली का, ये जो 11वां भाव है, 11वां जो हाउस है, सारे ग्रह यहां थे उस टाइम पे, सारे ग्रह। ठीक है, राहु केतु में से एक छोड़ के, मतलब आप 7 ग्रह समझ लो कि 7 ग्रह यहां थे। अब जब 7 ग्रह यहाँ थे तो यहाँ पे अगर सारे के सारे ग्रह हों, यानी कि 7 ग्रह हों, तो व्यक्ति पता कैसा रहेगा, व्यक्ति ऑटोमेटिकली अमर हो जाएगा। ये ग्रह ही उसे अमर कर देंगे। ठीक है, अब देखो रावण इतना चतुर विद्वान था कि उसने जो है सारे ग्रह जो है इस टाइप से जो है बंधन में डाल रखे थे कि वो अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते थे। कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा फलाने इस लग्न में होगा तो उसके जो है 11वें भाव में सारे ग्रह आ जाएंगे और मेरा जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली जो है अमर हो जाएगा। अब वो अमर हो जाएगा तो उसे कोई मार नहीं सकता। अब ये जो बात है ये त्रिदेव भी समझ गए। अब जब जिस टाइम पे इसका बच्चा होने वाला था, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिसका नाम मेघनाथ था, उस उस एग्जैक्ट टाइम पे जो है शनिदेव जी ने जो है अपना ग्रह बदल दिया, मतलब अपना हाउस बदल दिया। ठीक है, तो हाउस बदलते ही वो 12वें घर में चले गए और उन्होंने जो है फिर उसे जो है 12वें भाव में जाते ही उसने जो है क्या नाम जी के मृत्यु के योग बना दिए, अकाल मृत्यु के योग बना दिए उसके। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, केवल ये ही नहीं कि भाई 12वें भाव में अगर शनि चले गए तो वो मृत्यु का योग बना देंगे।
या फिर जो है एक कहानी ये थी कि भाई उन्होंने जो है अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग करके जो है थर्ड हाउस पे जो है तीसरी दृष्टि डाल दी थी, जिससे जो है वो उनकी मृत्यु के योग बन गए। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट थे, आप कोई सा भी समझ लो। तो हुआ क्या कि वो डिले हो गया, उसने डिले कर दिया, अपना बच्चा थोड़ा सा लेट पैदा हुआ, वो शनि के चक्कर में लगी कि भाई इसने जो है वक्र दृष्टि वहां डाल दी या थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी। जो रावण ने फिक्स करा था एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम पे हनुमान जी पैदा हो गए। समझ रहे हो? तो भगवान शिव से बड़ा तो कोई एस्ट्रोलॉजर था नहीं। तो भगवान शिव जो है एक अंश अवतार लेके जो है जो टाइम जो है फिक्स करा था रावण ने अपने लड़के लिए, उस टाइम पे जो है फिक्स हो गए। अब इंद्रजीत जो उनका बेटा था वो तो अमर हुआ नहीं, हनुमान जी हो गए। समझ रहे हो आप? उस एग्जैक्ट टाइम पे, उस लगन पे जो बच्चा पैदा हुआ था वो अमर रहेगा। तो भगवान शिव जी जो है अंश अवतार लेके वहां पैदा हो गए, तो वो तो हो गए अमर, क्यों भैया वो तो अजर अमर है, बोला जाता है ना उनके लिए अजर अमर है। अब आप देखो, लेकिन इतने पे भी जो है रावण का लड़का कैसा था, उसे बोला गया मेघनाद, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो जो बादल थे, जो मेघ थे, वो भी गरज रहे थे। वो भी जो है एक तरह से काल सूचक माने जाते हैं, मतलब वो एक जो है शगुन और अपशगुन को इंडिकेट करते थे उस टाइम पे भी, आज भी करते हैं, आज कोई मानता नहीं है। तो उसने देखा कि और जब वो बोला ना, वो बोलने जब वो बोला, उसका बच्चा मेघनाथ जो है वो बादलों की तरह उसकी आवाज थी, बादलों की तरह जो है वो गरज रहा था, तो उसका नाम मेघनाथ पड़ गया। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंद्र को हरा दिया, उसने इंद्र को जीत लिया, उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले होने के बाद में भी, थोड़ा सा चेंज होने के बाद में भी इतना प्रभावशाली रहा, उसे देव भी नहीं हरा पाए, देवता भी नहीं हरा पाए थे, सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, ये भी नहीं हरा पाए थे उसके लड़के को, फिर भी वो जो है इतना शक्तिशाली रहा। लेकिन जो अमरता वाली जो बात थी वो हनुमान जी के हाथ में चली गई, वो अमर हो गए। ठीक है, तो ये ग्रह जो है इतने जरूरी है। और देखो मैं बताऊं, ये रावण जो है इतना पावरफुल कैसे बना, मैं बता देता हूँ। मेरे पास में एक श्लोक भी आया था, तो इसके गुरु कौन थे ये बताओ आप। शिव जी। नहीं, ये तो इसके, वो तो इष्ट थे इसके, अच्छा, तो नहीं पता मुझे। वो तो इष्ट थे इनके। अब मैं बता देता हूँ कि देखो, इनके जो पिता थे वो थे विशर्वा। रावण के पिता कौन थे? विशर्वा, विशर्वा। मैं तो नहीं नहीं आया समझ। हाँ सर, आगे आपने लिखा है ना, तो आगे विशर्वा, विशर्वा के स्थान पर अब बिगड़ते बिगड़ते इस स्थान का नाम पड़ गया है विशरख। जहां पे विशर्वा रहते थे तो विशरख बन गया। बे ई से रेख है, विशरख। ये विसर्वा, विसर्वा का यानी कि विसर्वा का जो है स्थान था, और यहीं से जो है पैदल आके दुधेश्वर नाथ मंदिर पे जो है ये विसर्वा ऋषि जो है ये जल चढ़ाते थे। ये हमारे पास ही है, हमारे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। ठीक है, चलो वो चीज नहीं है, वो हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो जो बेसिक नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज जो थी, और पूजन कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, सिद्धि साधना कैसे करनी है, और कुछ जो है बेसिक जो वो थी शक्तियां वगैरह थी, सिद्धि साधनाएं थी, वो इनके पिता ने दे दी। ठीक है, इनके पिता को पता था ये क्या कांड करने वाला है, इनके पिता को पता था कि ये कांड क्या क्या करेगा, और लेकिन फिर भी जो है भाई देखो पिता, और इन्हें ये भी पता था कि मुझे ऐसा पुत्र होगा। ठीक है, अब जो इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो क्यों मना की जाती है, वो विसर्वा ऋषि ने एग्जाम्पल दिया था। अब हम हैं मूड बुद्धि जो हम समझ में नहीं आते। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए, या फिर जो ये है ना कि भाई क्या बोलते हैं इसे, जो चार वर्ण हैं, जो चार वर्ण हैं, वर्ण में ही क्यों शादी होनी चाहिए, विसर्वा ऋषि उस चीज का एग्जाम्पल है। विशर्वा ऋषि ब्राह्मण थे, और एक
जो है राक्षसनी जो है इन पे आसक्त हो गई थी। वो कहना चाह रही थी कि मैं जो है आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं जो है एक आपकी संतान की माँ बनना चाहती हूँ। तो आप देखो, एक वर्ण क्या था, ब्राह्मण, एक था क्या, या तो शूद्र समझ लो या राक्षस समझ लो, ठीक है। तो जब अपोजिट चीजें आके मिलती हैं तो भैया देखो बहुत कांड होता है। तो उसमें राक्षसों के भी गुण आ गए, उसमें जो है ब्राह्मण के भी गुण आ गए, ठीक है। तो वो जो था रावण जो था वो क्या बन गया, वो वर्ण शंकर बन गया। और वर्ण शंकर के चक्कर में उसने इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, पूछो मत, ठीक है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि भैया अपनी जाति धर्म में अपना जो है शादी वादी करो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाएंगे। आजकल तो यही नहीं पता कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या सब कुछ, सब तामझाम बिगड़ चुका है। आगे तो और भी बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो मेरी बात बुरी लग सकती है, क्योंकि भाई हो सकता है कि भाई आपके साथ में भी ऐसा हो गया हो, ठीक है। तो मैं उस चीज को नहीं ले रहा, अपने पर्सनल नहीं ले रहा, हम ज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इनके जो गुरु थे, चलो इन्होंने बेसिक सारी चीजें दी थी, पूरा ज्ञान विशर्मा ने नहीं दिया, भगवान शिव की शक्ति मतलब भक्ति सिखा दी, ठीक है। चलो जी, अब इनके साथ में एक चीज और आके जुड़ गई। एक थे गुरु गोरखनाथ जी, का नाम सुना किसी ने? हाँ सर। तो जो गुरु हाँ गोरखनाथ जी थे वो, उन्होंने इसे चेला बना लिया, रावण को। हाँ, रावण उनके पैरों में गिर गया कि भाई उनका बड़ा प्रताप था, वो चाहे तो मतलब एक चिमटा गाड़ के पृथ्वी के दो टुकड़े कर दे, वो चाहे तो सूर्य देव को नीचे पटक देते थे। वो तो मतलब वो इतने बड़े जो है, पूछो मत कि भाई उन्होंने क्या क्या किया। मतलब वीरभद्र के चीथड़े उड़ा दिए थे, वीरभद्र को उन्होंने वापस जिंदा किया था, त्रिदोवों के अस्त्र शस्त्र छीन लिए थे, उनके आगे किसी की नहीं चलती थी गुरु गोरखनाथ जी की। कोई भी देवी हो, ज्वाला जी हो, माँ काली के गुरु वही हैं। माँ काली, माँ काली पहले नर बलि लेती थी, हर हर प्रकार से वो उन्हें नर बलि चाहिए ही चाहिए थी। तो मानव बलि जो छुटवाई वो गुरु गोरखनाथ जी ने छुटवाई, तो वो अखिल ब्रह्मांड के गुरु कहलाए। तो फिर पशु बलि तक वो सीमित रही, पशु बलि आज भी वो लेती है, ठीक है। जिनके कुल में चलती है वो चलती है, जिनके घर में नहीं चलती वो नहीं चलती, वो अपने कुल का सबका अलग अलग सिस्टम है। दूसरी बात क्या है, गुरु गोरखनाथ जी ने शाबरी विद्या सिखाई, पारंगत बना दिया, बिल्कुल एकदम ट्रेंड कर दिया। और उसी शाबरी विद्या के बेस पे इसने, रावण ने जो है ये सारे ग्रह बंदी बना लिए, और कोई विद्या थी नहीं किसी के पास में कि वो बंदी बना ली, आज से पहले किसी पे बनी नहीं। राक्षस कितने बड़े बड़े हुए, कितनी सिद्धि साधना वाले हुए, कितनी तप जप तप वाले हुए, ब्रह्मदेव ने दुनिया भर के उन्हें जो है वरदान दिए, शिव जी ने दिए, ठीक है। लेकिन कोई भी ग्रहों को बंधन में नहीं डाल पाया, केवल एक रावण हुआ। वो कारण थी शाबरी विद्या, वो कारण था गुरु गोरखनाथ, ठीक है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं, उनके जो खुद के बाप थे वो भी और सुनो, जो उन्होंने बहुत सारी विद्याएं सिखाई उसे कि भाई कोई भी बहुत भारी चीज है उसे हल्की के आप कैसे कर सकते हो, अपने आप को कैसे बहुत भारी कर सकते हो। तो उसी के चक्कर में उन्होंने जाके जो है कैलाश पर्वत उठा दिया, उसी विद्या के बेस पे जो है उन्होंने जो है कैलाश पर्वत उठाया था। लेकिन आप ये देखो कोई और क्यों पैदा नहीं हुआ, तो वो जो कारण था वो गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद था, वो उनके गुरु बने थे। और सुनो, भैरवनाथ जी जो जो माँ वैष्णो ने जो जिनका सर काटा था, जो वो भैरवनाथ था, वो भी जो है गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था, और उसकी भी प्रवृत्ति तामसिक थी। और उसने सोच लिया कि मेरा ऐसे तो उद्धार होना है नहीं, क्योंकि भाई मुझसे जो है तामसिक भोजन तो छूटता नहीं। माँ वैष्णो से भी तामसिक भोजन मांगा था। तो उसने बोला था कि तू वहां चला जा, गुरु गोरखनाथ जी ने जब उन्होंने उनका सर काटा, जब उन्होंने सोचा कि भाई अब मेरा उद्धार तो ऐसे ही होगा, तो वो भी वहां जाके जो है उद्धार हुआ उनका। तो ये दो जो है, दो केस है इनका, क्योंकि भाई देखो पहले चीजें गुप्त थी, और शाबर विद्या तो परम गुप्त थी, ये तो भाई गुरु शिष्य वाली परंपरा में ही उजागर होती है। आज तो आप जो है यूट्यूब पे देख लो, पब्लिक धड़ा धड़ लगी हुई है कि जो ज्ञान मिल रहा है वो सब फेल दो यूट्यूब पे। लेकिन क्या है, पवित्र भी लोग दे ही जा रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे सारे। सब कुछ। अब इसीलिए तो ये काम नहीं कर रहे ना ज्यादा, जो चीजें गुप्त हैं अब
उजागर हो चुकी हैं, उनकी एनर्जी नष्ट हो चुकी है। हालांकि शाबर विद्या अगर चाहे तो गुरु परंपरा में आज भी जो है लोग जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं कर, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, मैं सब भूल गया। हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो शाबरी विद्या के बेस पे जो है बिना चीरा लगाए आपकी पथरी जो है निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो आज भी इतने प्रभावी है। चल कीड़े वगैरह निकाल देते हैं और नजर वगैरह जो है उतार देते हैं, और बड़ी बड़ी लेवल की भी। तो वो सब चीजें अपनी जगह काम करती हैं। तो मैं क्या सिखा रहा था, गाय का गाय से रिलेटेड किसी का कुछ है डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं सर। नो सर। अभी है, मैं बता देता हूँ बहुत कुछ अभी गाय के उसमें, जैसे जैसे मुझे कभी कभी याद आता रहेगा मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। अब देखो, कभी मैं नहीं जानता कि भाई आप वास्तु भी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन कभी आपको कभी कोई वास्तु के लिए बुला दे कि जो हमारा जो है वास्तु दोष हटा दो, ठीक है। तो इधर आओ। हाँ? नहीं, वो कल मिलेगा। तो वास्तु दोष के लिए कोई बुलाता है तो आपको क्या करना है, गौमूत्र इकट्ठा करो देसी गाय का, ठीक है। अब चार्ज वाली भी मैं बात बताता हूँ, वास्तु का ना बड़ा तगड़ा चार्ज लेते हैं लोग, ठीक है। मिनिमम वही है कि भाई एक विजिट पे 5,000 तो ले ही जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अपना पर्सनली है कि भैया मैं कहीं जाता हूँ, मैं वास्तु अपने घर पे बैठ के देख लेता हूँ कि भाई तुम्हारी ये दिक्कत है। मैंने इन्हें दोपहर मैंने एक टेक्निक बताई भी थी, जो ये है, हाँ जी। जो मीनाक्षी जी जो है, मैंने इन्हें एक टेक्निक बताई थी, तो मुझे उसका वास्तु देखने घर जाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। हाँ जी। तो वास्तु ठीक है, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में क्या है, फलाना ढिमकाना, लेकिन हम जो है उसका एक रीजन है कि भाई आप जब घर जाओगे तो तब तुरंत जो है प्रश्न कुंडली बना लो, ठीक है। तब जाके देख लो कौन सी घर में कौन सी साइड में कौन सी दिक्कत है, कंपास वगैरह फलाना ढिमकाना, ए टू जेड कुछ भी दोष हो, वास्तु का कोई दोष हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ गाय सबसे बेस्ट है। कैसे बेस्ट है, आप जो है एक बोतल में जो है देसी गाय का गौमूत्र लेके जाओ, ठीक है, और उसी बंदे को दे दो या तो खुद, क्योंकि जब आप एक एस्ट्रोलजर बन के जा रहे हो, अगर आप खुद जो है उसका छिड़काव करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट है, आपके हाथ से ज्यादा लगेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर जो है सामने वाले जिसके घर में गए हो उसे दे दो, कि भाई दीवार हो चाहे आपका फर्श हो चाहे कुछ भी हो, गेट हो विंडो हो, ए टू जेड कुछ भी हो, अपना जो है छिड़क दे, चाहे बाथरूम की पूजा वाला स्थान छोड़ दे, वहां नीचे छिड़क सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के मूर्ति पे जो है गौमूत्र नहीं छिड़का जाएगा, ठीक है। तो तभी उसी टाइम पे मैं कह रहा हूं 99% वास्तु दोष की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब क्या बचे, अब दीवारें बची। वास्तु शास्त्री क्या रखते हैं अपने पास में, गाय का सींग रखते हैं, जैसे कोई गाय मर जाती है देसी गाय तो उसका सींग रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो किसी भी गाय का रख लेते हैं, जो वास्तु दोष को जो निपटाएगी जो खत्म करेगी वो देसी गाय खत्म करती है। तो वो क्या करते हैं, उस गाय के सींग से दीवारों को खुरच देते हैं, ऐसे लगा लगा के, तो वहां की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और एक इससे बड़े मजे की बात सुनो, देसी गाय का वो लो, गोबर लो, ज्यादा ही कोई दुखी है वास्तु दोष, जिसके खोपड़ी में ज्यादा ही वास्तु दोष घुसा हुआ है, उसे बोलो कि भैया कुछ मत करो, गाय के गोबर और पीली मिट्टी मिला के अपने घर में लिपाई कर दो, ज्यादा नहीं 11 दिन कर दो इस काम को, और अपना हवा मजे लो, वास्तु दोष खत्म। देसी गाय का गोबर और पीली मिट्टी अपना जो है लीप दो, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम चारों कोनों में घर के में रख दो और गेट पे दोनों साइड रख दो, वास्तु दोष खत्म। 11 दिन इस काम को करो और फिर अपना जो है एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। अब यहां पे भी देखो,
तीन चीजें और आ रही नहीं, आपका तो दिमाग नहीं चल रहा लेकिन मैं बता देता हूँ। जब गाय की रेमेडी हम करते हैं तो हमारे पास में तीन केसेस बनते हैं, 1 2 3। सर एक चीज कि जैसे जो लोग घर में गाय पालते हैं। हेलो। हाँ सर, इसमें ये कंडीशन तो नहीं होती कि गाय गाय दूसरे की होनी चाहिए, अपनी जो खुद की घर में गाय होती है उससे भी तो हो जाता होगा ये सारे उपाय। उससे होता है वो उनके अपने कर्मों के आधार पे, अभी मैं वो भी बताऊंगा, वो थोड़ी एडवांस चीजें हैं, ठीक है। वास्तु दोष को खत्म करती हैं, निश्चित रूप से खत्म करती हैं, लेकिन लोग जो है अपने घर में ना बांध के किसी अपने दूसरी जमीन का टुकड़ा होता है वहां बांधते हैं, मेन घर में नहीं बांधता है कोई भी। हाँ ये तो है। समझ रहे हो, मेन घर में कोई नहीं बांधता, मेन घर में अगर बांधे तो वो खत्म भी हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे तीन केस बनते हैं और मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ। देखो, जब कोई व्यक्ति गाय पालता है तो क्या होता है, हर अड़ोसी पड़ोसी आएगा, अरे 2 रोटी बच गई, चलो उसे देने चलो, गाय को दे दो। अरे गुड़ बच गया, चलो जी उसको दे दो। अब ये हो क्या रहा है, आप ये बता दो। वो जो खाना कोई दूसरा दे के जा रहा है वो गाय खा रही है और वो उसका दूध बना रही है। क्या हाँ। हम उस पड़ोसी को हिसाब देने गए कि भाई तूने जो है हमारी गाय को 250 ग्राम गुड़ खिलाया तो ले भाई तू 250 ग्राम दूध पी ले, दिया दूध उसे? नहीं दिया ना। तो हमने तो भैया जो है हम तो कर्ज में डूब गए। हाँ। गाय जो फलित होती है वो साधु संतों के लिए थी। जब कामधेनु गाय समुद्र मंथन में से निकली थी तो वो किसको दी गई थी? वो साधुओं को, संतों को दी गई थी, वो ऋषि मुनियों को दी गई थी, ठीक है। और वो थे वो, क्या बोलते हैं, जो ये नहीं है, परशुराम के पिता को दी गई थी, जो परशुराम के पिता है उनको वो गाय दी गई थी। वो जन कल्याण के लिए काम करते थे कि भाई भगवान शिव ने और भगवान हरि ने बोला कि तुम अब जो है पेट की चिंता भूल जाओ, अब आप जन कल्याण के लिए काम करो। पेट की चिंता मतलब भाई हम काम छोड़ के, अध्ययन छोड़ के जो है जंगलों में भटक रहे हैं, कहीं से फूल मिल जाए, कभी भिक्षा मांग रहे, कभी, अब आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, जो आप गाय से मांगे वो हो जाए। तो गाय की उत्पत्ति वहां से हुई है, सारी गायें उनकी संतान है। तो गाय जो थी वो साधु संतों के हिस्से में आई थी, वो गृहस्थियों के हिस्से में नहीं आई थी। गृहस्थी लोग तो उसे पूजन करने के लिए वहां पे जाते थे, जो भी खाना बनता था वहां पे जाके जो है देते थे, ठीक है। तो उनके जो है उनका तो जो है काम बनते थे, उनके तो कलेश हटते थे, उनके तो रोग हटते थे, उनके तो काम खुलते थे। लेकिन आज गृहस्थियों ने जो है अपने घर में गाय बांधनी शुरू कर दी, तो उसका साइड इफेक्ट आप देख लो। तो भाई उस कर्म को कौन काटेगा जो 4 रोटी सुबह सुबह खिला के चली गई या शाम को आके 4 लोई खिला गई और उसका दूध तो हम जो है पी गए, तो हम तो उसके पड़ोसी के कर्जदार हुए नहीं हुए। तो क्या हमारी मुक्ति हो पाएगी? क्या हमें मोक्ष मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और उल्टे जो है हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब खोपड़ी का क्या काम करेगी भैया, हमने तो देसी गाय बांध रखी है, तो हमारा तो वास्तु दोष खत्म होना है, वास्तु दोष खत्म हो जाना चाहिए। आपने बोला था ना कि भाई गाय बंधी हुई है घर में तो वास्तु दोष खत्म हो जाना चाहिए। वास्तु दोष तो वो खत्म हो रही है, लेकिन भैया उनके भी तो पेंडिंग कर्मा हमारे सिर पे आ पड़े ना, उनकी भी मुसीबत आ रही है ना खाने के थ्रू। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई गाय जो है साधु संतों को फलित होती है, गृहस्थी को फलित नहीं होती है। अब हम क्या हैं, हमें सारी चीज चाहिए, हमें सारी फैसिलिटी चाहिए, हमें जो भी काम चाहिए शॉर्टकट में चाहिए। हम कहीं से दूध नहीं खरीदेंगे, हम तो भैया अपने घर में ही जो है गाय बांध लेंगे, हम तो अपने घर में ही जो है वो कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप देखो कि मैंने आपको बताया, इनको समझाया था कि दूसरा हाउस जो है मारक होता है कुंडली में। जी जब सर। आप किसी चीज का भंडारण करते हैं, संचय करते हैं, धन आदि इकट्ठा कर लेते हैं, वो धन, वो जो हमने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है वो हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है, और वहां से सेकंड हाउस से भी हम अपनी जो है मृत्यु देखते हैं। तो ऋषि मुनि ने जो है 11वां वो दूसरा हाउस भी मारक बताया, वो इसी कारण से बताया। आज तो थोड़ी सेफ्टी है, भाजपा आ गई है तो चोरी डकैती कम हो गई है, नहीं तो पहले को पैसे निकल जाओ, पहले तो कच्चे घर होते थे, डकैतियां पड़ जाती थी। भाई जिसने संचय करा ही नहीं, जिसके पास में 10 रुपए है ही नहीं,
तो उसमें उसके घर में क्या डकैती पड़ेगी? जिसने भैया मान लो 100,000 10,000 गोल्ड कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स अपने जो है घर में दाब रखे हैं, तो डकैती तो उसके वहां पड़ेगी। अब डकैत क्या करते थे? पहले गर्दन उड़ाएंगे और उसके बाद जो है माल को लूट के ले जाएंगे। तो ऋषि मुनि ने गलत कहाँ कहा था, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई तुम धन का संचय करोगे। भाई सेकंड हाउस क्या है? हमारा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, यहाँ तक कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं कॉपर कॉइन्स भी हैं, ठीक है, हमारा अच्छा खाना भी है। तो उनका संचय करने के लिए उन्होंने मना किया कि अगर तुम इनका संचय ज्यादा करोगे तो ये जो है मारक सिद्ध होंगे। गलत कहाँ कहा? ये तो होता आया है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी अगर किसी को पता चल जाए कि मेरी जेब में 1,00,000 रुपए हैं, तो मेरे पीछे 10 लोग लग जाएंगे कि भाई इसे जो है या तो धक्का दे दो कहीं, या चाकू मार दो, या गला दबा दो, इससे 1,00,000 रुपए नहीं। तो वो गलत कहाँ कह रहे हैं, बस हम नहीं समझ पा रहे। सेकंड हाउस मारक कैसे? मारक ऐसे है वो। लेकिन आजकल क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं, उसे जो है फ्लिप करके यानी कि बदल के पढ़ा रहे हैं कि भैया 10 सेकंड हाउस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, धन बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे तुम एस्ट्रोलॉजर हो, थोड़ा जो है हिसाब से बताओ ना कि भाई जो चीज रियल में है उसे बताओ भाई। और फिर मैं आपको बताऊंगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला, कभी मुझे याद आ जाएगा तो कभी मुझे बता देना, मैं बताऊंगा कि भाई ऋषि मुनि जो है कृष्ण पक्ष को प्रेफरेंस क्यों देते थे, कि अपने लिए जो है वो कृष्ण पक्ष को चूज क्यों करते थे, और राजा महाराजाओं के लिए वो कृष्ण पक्ष को क्यों कोई भी बात बताते थे। उस वो भी जो है भेद नहीं पहुंचा है अभी तक। और खास तौर से पंजाब वाले जो है ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं कि भाई शुक्ल पक्ष चंदन रात चंदन रात चंदन रात। तो कभी मुझे टाइम मिलेगा या फिर जब मैं कल बता दूंगा, कल मुझे एक बार जो है रिमाइंड करा देना, दोनों अपना जुड़ जाना, क्योंकि वो तो कॉमन क्लास है, आप दोनों कर सकते हो। अपनी इन चीजों को थोड़ा ना, थोड़े मन कर रहा है तो नोट्स बना लो, या थोड़ा मंथन करो, देखो समझो प्रैक्टिकल करो, तब जो है जाके जो है इन्हें अप्लाई करो। और ये चीज सर ऐसी, बना रहे हैं नोट्स साथ में, ये चीज पूरा नोट ऐसी कर है रहे कि हैं। भाई आने वाली जनरेशन को इसे ट्रांसफर करना है आपको, ठीक है, आपके चाहे बच्चे हों, आपके चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है। उससे क्या है, अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हो जो आपने आपके गुरु ने आपको सिखाया है, या आपने कोई ज्ञान अर्जित किया है, भाई देखो किसी ने तो मुझे बेसिक सिखाया होगा ना, ठीक है, कहीं तो मुझे बेसिक कोई तो मेरे गुरु रहे हैं ना, किसी ने तो मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई है ना। तो उस ज्ञान को मैं अपने पास ही दाब के रखूं तो मैं कभी गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं गुरु ऋण से तभी मुक्त हो पाऊंगा जो मेरे पास में है, जो मेरे पास विद्या है, जो मैंने ज्ञान अर्जित करा है, जो मेरे गुरु ने सिखाया, मैं उसे आने वाली जनरेशन को, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे मेरे स्टूडेंट हो, और यहाँ तक कि जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, मतलब बोला गया ना जो शिष्य होते हैं वो तो पुत्र से भी बढ़ के होते हैं, उससे भी बड़े ही होते हैं, उसे उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन पे। तो ये जो नॉलेज आप जो है गेन करोगे, इसे आने वाली जनरेशन में जो है आपको ट्रांसफर करना, चाहे आपके खुद के बच्चे हों चाहे आपके स्टूडेंट हों, ठीक ठीक है है, सर। चाहे कैसे भी। रीजन क्या है कि आप जो है जो गुरु ऋण है उससे मुक्त हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको इन चीजों के लिए जन्म लेने पड़ेंगे, आपको शिष्य बनाने पड़ेंगे, आपको ये चीज सिखानी पड़ेगी। गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। बहुत सारे ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, बहुत तामझाम है। सनातन धर्म है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत सारी हैं। ठीक है, तो गाय के विषय में मैं बता देता हूँ, 3 चीजें हैं। बेसिकली ये जो रेमेडी है ये कलर के ऊपर है, आप बोल सकते हैं इसे कलर रेमेडी, ठीक है। 3 कलर मोस्टली हम देखते हैं, ठीक है। गाय का या तो सफेद है, या फिर लाल, या फिर ब्राउन, ठीक है, लाल और ब्राउन एक में रख लो, या फिर काली, ठीक है। अब देखो, शांति की कोई रेमेडी करनी है, पुष्टि कर्म की कोई रेमेडी करनी है, खाने पीने की घर में कुछ कमी है, धन की कमी है, तो आपको क्या करना है, व्हाइट वाली गाय की रेमेडी बतानी, ठीक है। सफेद जो रंग है वो शांति का प्रतीक है, घर में किसी को शांति चाहिए तो भाई अपना जो है सफेद गाय की रेमेडी बताओ। अब इसका भी एक ड्रॉबैक है, अब मैं बता देता हूँ क्या।
गाय की कोई रेमेडी बता दो, कोई उपाय बता दो, कोई करने को तैयार ही नहीं। कह रहे गाय कहाँ जी, गाय तो है ही नहीं, हम कहाँ, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, यहाँ तो गाय की एंट्री नहीं है, फलाना ढिमका। और विदेशों का तो इतना बुरा हाल है कि कोई फॉरेन क्लाइंट है वहां तो आप जल में भी कुछ नहीं डाल सकते कि जी हमें तो जेल हो जाएगी। हम तो कुत्ते को कुछ नहीं खिला सकते कि हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन हमारा भी इंडिया पीछे नहीं है, हमारा भी यही हाल होता जा रहा है। ठीक है, बात है शारीरिक कमजोरी की। शारीरिक कमजोरी हो, एनर्जी की कमी हो, या फिर इसकी दिक्कत हो, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कर्जे की प्रॉब्लम हो, तो आप जो है रेड कलर वाली जो गाय है उससे रेमेडी करो। ठीक है, अगर लड़का है, शादी की प्रॉब्लम है, तो रेड कलर वाली गाय से रेमेडी कराओ। लड़की है तो शादी की प्रॉब्लम तो व्हाइट वाली जो गाय है उसकी रेमेडी कराओ, उसे खाना पीना जो भी बताना है वो बताओ। अगर संकट है, मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहे हैं, रोग हैं, तो काली वाली गाय के उपाय करो। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं ये क्यों हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो है कलर भी मैटर करता है, बहुत ज्यादा कलर मैटर करता है। जो है अभी कलर थेरेपी चल रही है ना, ये कहीं से और से नहीं निकली, ये एस्ट्रोलॉजी से आई है। सर व्हाइट में आपने काफ़ी चीज़ बताई थी, जैसे शांति हो गई, धन, लड़की की शादी और कुछ भी बताया था आपने। पुष्टि, अच्छा। ठीक है, आप लिख लो लेकिन एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। रेड कलर क्या है, थोड़ा खतरे का साइन है ना, हाँ, हाँ। थोड़ा डेंजर का साइन है ना। अगर किसी में ब्लड की प्रॉब्लम है, हुँ, शक्ति की कमी है, तो रेड कलर की हुँ। गाय के पास जो है रेमेडी करो। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो आप जो है वो करा सकते हो, रेड कलर वाली गाय को करा सकते हो। लड़के के लिए अगर दुल्हन चाहिए तो रेड कलर वाली गाय के उपाय करो। लॉजिक समझ लो आप, क्या है लॉजिक। रेड कलर वाली गाय और दुल्हन, समझ रहे हो आप। घर में हाँ, शांति हाँ। करानी है तो भी जो है आप जो है ये कर सकते हो। अभी 5 मिनट रुक जाओ, मैं अपने आप ठीक। घर देखो, व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, शांति रिप्रेजेंट करता है। घर में शांति के लिए भी आप जो है अपना कर सकते हो। मनी की प्रॉब्लम, कर्जे के लिए रेड कलर वाली गाय है, लेकिन हुँ। बरकत के लिए, मतलब कि भाई पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो व्हाइट कलर वाली गाय। लेकिन कर्जे में डूब गए हो तो रेड कलर वाली गाय। रोग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शत्रु की प्रॉब्लम है, तो काली गाय, या फिर काला सांड कर लो। जो गाय से जो पैदा होते हैं बच्चे, जो मेल होते हैं, तो फिर काले सांड भी करो। वृषभ राशि में मंगल हो, वहां से कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, तो आप क्या कराओ, लाल सांड की रेमेडी कराओ। वृषभ राशि में शनि हो तो आप जो है पहले ये देख लो ये किसके नक्षत्र में बैठे हैं, कि भाई मेल मेल जो है कोई ये है क्या बोलते हैं, मेल ग्रह के नक्षत्र में है या फीमेल ग्रह के नक्षत्र में। उससे ये देख लो कि ये वृषभ राशि में बैठे हुए शनि मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फीमेल को। अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो काले सांड को, या फिर जो वो भैंसा नहीं होता, भैंस का जो मेल वाला वो होता है उसका हाँ, हाँ। कराओ। अगर फीमेल है तो भैंस की रेमेडी कराओ। भैंस नहीं मिलती है तो काली गाय, गाय पे पहुंचे। ठीक है ना, इस टाइप से। और भी आप खुद से भी जो है बहुत अच्छी चीजें निकाल सकते हो। ये मैंने आपको जो है बेसिक जानकारी दी। टाइम देना पड़ेगा, है बहुत मजेदार चीज, लेकिन टाइम देना पड़ेगा भाई एस्ट्रोलॉजी को। ठीक है जी, तो क्लास कैसे रही, अच्छी लगी नहीं लगी आज? सर बहुत अच्छी रही, बहुत। बढ़िया थी सर।
देखो वो तो जो बेसिक चीजें हैं जो मतलब बुक्स वगैरह में लिखी है वो तो आपको कोई भी मैं भी पढ़ पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। हम्म, जो गणेश जी का सिर कटा था उसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजी थी, जो ब्रह्मा जी का सिर कटा था उसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजी थी, ये शनि देव की साढ़े शनि देव की। जो मंगल देव जी पैदा हुए थे वो मेहनत क्यों कराते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे रेमेडीज आप आराम से निकाल दोगे, बुद्ध की क्या रेमेडीज है, आप आराम से निकालने शुरू कर दोगे। कहीं से रेमेडी की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रेमेडी कैसे काम करती है। हम्म अभी ये मैंने एक गाय एक ही है, गाय नाम जो आप शब्द जो एक ही है, लेकिन आप देखो इसके 3 कलर हैं। हम्म, और हमें गाय कब लेनी है, सांड कब लेने हैं, वो भी आप देख सकते हो। वृषभ राशि में अगर मेल प्लानेट बैठे हैं तो सांड लो, फीमेल प्लानेट है तो आप जो है गाय वगैरह ले सकते हो। ये आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे ये चीजें निकल के आ जाएंगी। फिर मैं आपको एक केस दूंगा जब हम्म, जब थोड़े से और मैच्योर हो जाओगे इस फील्ड में, एक केस दूंगा तो वो बड़े मजेदार केस है। हुआ क्या था देखो, मैं अभी आपके माइंड में डाल देता हूँ। हुआ क्या था, जब मैं गांव में रहता था तो एक नीम का पेड़ है वहां पे, ठीक है। तो वहां ना जो गुल्लर होते हैं, गुल्लर जैसे किसी ने जैसे मुंह में चबा के उसका रस चूस के उसे जो बरूदा बचा उसका गोला बना के फेंक देते हैं, ऐसे मिलते थे मुझे। एक दिन मिले, 2 दिन मिले, रात को मिलते थे। जब मैं आता था अपने रूम से बाहर आता था थोड़ी हवा हवा खाने के लिए, तो मैं देखता था यार ये आ कहां से रही, और गुल्लर ऐसे खा कौन रहा है। मैंने मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, हम ही 3 थे वहां पे जब, तो कि भाई पता नहीं कहां से आ गए। उसके लिए मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, वो बड़ी मजेदार चीज थी, ठीक है। तो ऐसे जो है आप एस्ट्रोलॉजी करो, जब आपकी एनर्जी उसी चीज में लगी रहे कि भाई ये गोले आ कहां से रहे हैं, क्या कोई तंत्र मंत्र कर रहा है या कोई फेंक रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, कोई क्या चीज है। तो जब जो है जब आपका तन मन लग जाए कि भाई हाँ इसका उत्तर हमें जानना है, तो तब एस्ट्रोलॉजी काम करती है। वो चीज वहां पे हमें प्रश्न कुंडली में या चार्ट में वो रिफ्लेक्ट होती ही दिखती है। ठीक है सर। आप कहीं पे गए, क्या बोलते हैं, मान लो किसी ने बुलाया, जैसे ये नहीं जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वास्तु शास्त्री दावत पे सर। है ना। और मान लो आपको, जब आप थोड़ा सा जप वगैरह अपने बढ़ाओगे तो आपको अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि यार यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वहाँ की जो वाइब्स है, वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप जब आपका रियल में ही मन करे कि भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कैसी एनर्जी है, तो आप प्रश्न कुंडली बना लो। जहां पे आपको घबराहट लगेगा कि यार दिल सुकड़ रहा है, यहाँ तो सांस सा घुट रहा है, और ऐसा कुछ नहीं कि भाई हवा चलती रहेगी, ठीक है। वहां बेचैनी से लगे, वहां मन ना लगे, वहां से भागने को मन करे, प्रश्न कुंडली बना के देख लेना, नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी प्रश्न कुंडली, और वहां से निकल लो तुरंत। कभी कभी ठीक है कोई सर। ऐसा प्लेस हो जाता है, बेशक वहां कुछ ना दिखाई दे रहा, कभी कभी कोई ऐसा प्लेस ऐसा मन करता है कि भैया अपना आसन लगाऊं और थोड़ी देर में ध्यान में बैठ जाऊं या थोड़ी देर जब करूं, वहां की एनर्जी देख लेना। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है चलिए, सर। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी मन में है जो आज की क्लास हुई है, तो अपना जो है लिख लेना, कल हम बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है ठीक जी। ठीक सर मेरी क्लास अब रात को ही लगेगी कि दिन में भी ले सकती हूँ मैं अलग से मेरी जो। नहीं आप दिन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वो रीजन क्या है कि भाई देखो इनकी स्टार्टिंग है अभी, ठीक है, और आप जो ओके। है बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब आप ये देख लो, अगर आप दोनों राजी हो तालमेल मिलाने के लिए तो मैं रेडी हूँ। मैं तो आप सब इसको, मेरा तो जैसे आगे चल रहा है ना, तो फिर मैं तो दिन में ही ले लूंगी या फिर रात को अगर आप इन मैडम की क्लास लोगे तो। नहीं सर, मेरा क्या है ना कि मेरी वजह से किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, बस ये है, क्या फायदा। नहीं देखो ऐसा मतलब नहीं है लाइफ में मेरे, कभी वो मैंने कोई ऐसा, बात नहीं, हाँ वो तो देखो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं, अलग करा दूंगा, हाँ परेशान मत हो, मैं अलग करा दूंगा। लेकिन देखो अलग में भी देखो
एस्ट्रोलॉजी में आप जो है उसे ना सीमाओं में बांध नहीं सकते कि भाई एस्ट्रोलॉजी इतनी ही है। हाँ जी। अब आप ये बताओ, मैंने बहुत सारी चीजें अलग से भी मैंने आपको सिखा रखी हैं, तो लेकिन ये वाला टॉपिक कभी आपके सामने आया है, ये जो मैंने आज आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी। नहीं आया ना। तो आज हम चले गए ना उधर, आज फ्लो उधर हो गया तो वहां पहुंच गए। हाँ। इसीलिए जो है ऐसा होता है। और जो मैंने आपको सर सिखाया। मेरे लिए एक सर ऐसा हो सकता है कि हम साइलेंट मोड पे रहेंगे और आप मैम की क्लास लेंगे तो हम भी बस सुनते रहा करेंगे। हाँ, कोई नहीं। मैं हाँ, आपको तो वही मुझे भी है कि थोड़ा भाई पता चलता 1:30 रहेगा। के बाद में जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और आप जो है हम्म। देख लेना अगर। अगर सर मेरे पास टाइम रहेगा तो फिर हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम ड्यूटी भी चल रही है और वैसे भी 3:30 बजे की स्कूल के बाद ही फिर। हाँ, लिंक चला जाएगा, वो आप अपना हिसाब हाँ किताब हाँ, देख लेना, फिर कर हम पाएंगे हाँ नहीं कर हाँ पाएंगे, देख ठीक लेंगे। हाँ है। चलो, हाँ, ये सही रहेगा। जय माता ये भी दी। गवर्नमेंट टीचर है सर? हाँ जी, आप पूछ लो। हाँ 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 हाँ। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेरा तो मैम पंजाब से हूँ मैं तो। ओ मेरा तो यूपी है। ओके, मैं तो पंजाब में हूँ। अच्छा अच्छा, वो जो साइंस मैथ की वैकेंसी हुई थी 2015 में। ये तो मैम फिर अलग-अलग हो गया ना, जैसे हमारे पंजाब का तो डिफरेंट होता है, पंजाब बोर्ड हाँ, होता है। वहाँ का तो नहीं जान रहे होगे, तो फिर उसी हाँ में जी। हम लोग को मौका मिल गया था। हाँ। ओके, ओके। चलिए, मैं इंग्लिश मिस्ट्रेस हूँ। देखो मुझे ठीक लग रहा है कि मैं कॉल काटूं तो आप लोग जुड़े रहोगे, तो आप बात कर सकते हो। जहां तक मुझे, मैंने एक बार हुआ था ऐसे ही, मैसेज जुड़े हुए थे, तो मैं कॉल काट देता हूँ। आप जो है अगर जुड़े रहो तो आप जुड़े रहना, ठीक है। कोई बाकी बात नहीं सर, नहीं मैं सर, कल कट बात कर कर दीजिए। लूँगी मैम के साथ। हाँ चलो, हाँ, टाइम भी हो रहा है। ओके, हाँ ओके मैम। ओके। ठीक।